परिवार जब भी उस लड़की को अपमानित करता वह अपने अपने रिश्तों की एक एक डोर काट देती। लेकिन जिस दिन उसके बड़े भाई ने उसकी माँ की छोड़ी हुई इकलौती निशानी तोड़ दी, उस दिन लड़की ने बिना सोच समझे सभी रिश्तों का कर्म बंधन खत्म कर दिया। उसने लाल जोड़ा पहना और निकल पड़ी अपनी यमदूत पथ पर। वह अपने परिवार को ऐसी सजा देने जा रही थी जिसका पछतावा वे जन्म जन्मांतर तक करेंगे। उधर पूरा घर खुशी से न्यायाधीश महाराज के पुनरागमन समारोह में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। उन्हें क्या पता जिस लड़की को वो नापसंद करते थे वही असल में 10वें जन्म की कर्मों का लेखा जोखा लिखने वाली न्यायाधीश थी। लड़की का भारतीय नाम अब रखा गया है आन्या राठौड़। वह राठौड़ परिवार की बड़ी बेटी थी और साथ ही यमलोक की 10वीं पुनर्जन्म नियंता जो जीवों के जीवन मृत्यु का फैसला करती है। माँ की मृत्यु के बाद घर वालों ने जानबूझकर एक घटना का झूठा इल्जाम उस पर लगा दिया और उसकी बात बिना सुने उसे 3 साल की जेल में डाल दिया गया। लेकिन असली धोखा तब हुआ जब उसकी सौतेली बहन ही उसे जेल में मरवाने चली। मरने से ठीक पहले उसके सामने एक लड़की आई, बिल्कुल उसी जैसी दिखने वाली। उसने कहा, तुम अपराधी नहीं, न्यायाधीश की 10वीं पुनर्जन्म हो। अगर मैं तुम्हारी शक्ति वापस ना देती तो मौत के बाद तुम भटकती आत्मा बन जाती। अब शक्ति ले लो, 3 दिन बाद जागोगी और अपनी 3 दिव्य वस्तुएं वापस लेकर अपना पूरा अस्तित्व पुनः प्राप्त करोगी। और जैसे ही शक्ति उसकी देह में लौटी, तीनों स्वर्गदूत परिवारों ने इसे महसूस कर लिया। जीवन दंड की ग्रंथि, मृत्यु चक्र की मोहर और कर्म तराजू का तृतीय रत्न, तीनों ने जागृत न्यायाधीश की आभा पहचान ली। 30 वर्षों बाद आन्या वापस लौट आई। घर वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। घर उसी का सीन दरवाजे पर उसका भाई अब राजदीप राठौड़ खड़ा था। उसे पता ही नहीं था कि अब सामने वाली उसकी वो कमजोर बहन नहीं रही। गुस्से में उसने आन्या का गला पकड़ लिया। तू एहसान फरामोश है, माँ बाप ने आज तेरे लिए स्वागत समारोह रखा है, सीधे सीधे चले चल। आन्या शांति से बोली, मेरा उनसे कोई नाता नहीं बचा। राजदीप, घर आकर सौतेली माँ किरण राठौड़ ने ताना मारा, ऐसे गरीबों जैसे कपड़े पहनकर मेरी बेटी के जन्मदिन पर आई हो, हमारा नाम खराब करने आई हो क्या? सौतेली बहन रिया राठौड़ भी आकर फुसफुसाई, जेल में तो मजे किए होंगे, मैंने ही सब करवाया था, फिर भी जिंदा बच गई, किस्मत अच्छी है। पर जैसे ही वह मुड़ी, आन्या ने उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। पूरा परिवार उसी पर टूट पड़ा। रिया ने रोते हुए कहा, दीदी मुझे इसलिए मार रही है क्योंकि मैंने उसके लिए 3 साल पहले झूठा केस नहीं लिया। आन्या फट पड़ी, जब मैंने तुमसे कहा था कि माँ की मूर्ति तुमने तोड़ी तो क्या किसी ने मेरी बात मानी? जेल किसने भेजा मुझे? किसने मेरा हाथ कटवाया? वह अपना कृत्रिम हाथ उठाती है पर भाई फिर भी उस पर विश्वास नहीं करता। वह टेबल पर बैठना चाहती है पर सौतेली माँ चिल्लाती है, जेल में रहने वाली तू मेरी बेटी के जन्मदिन पर खाने की टेबल पर बैठेगी? तेरी माँ ने तुझे संस्कार नहीं दिए? आन्या मुस्कुराई, अगर मेरी माँ न होती तो आज आप भी नहीं होती। पूरा कमरा सन्न। निर्णायक पल अगले दिन न्यायाधीश के स्वागत समारोह की बात चली। रिया ने कहा, भैया मम्मी का दिया हुआ मेरा कंगन बहन को दे दो ताकि वह अच्छा लगे। उन्हें क्या पता था वह कंगन आन्या की माँ की अंतिम निशानी था। भीड़ के सामने भाई ने वही कंगन तोड़ दिया। बस यही क्षण था जब आन्या का हृदय पूरी तरह टूट गया। वह शांतिपूर्वक भाई की कमर से बंदूक खींचती है और सीधे उसकी ओर तान देती है। चीखें गूंज उठती हैं, बंदूक नीचे रखो नहीं तो तुम खत्म हो जाओगी। आन्या बोली, आज से मैं सिर्फ न्यायाधीश हूँ, तुम लोगों के रिश्ते यहीं खत्म। और वह कमरे में लौटकर बाकी सभी कर्म बंधन की डोरों को भी काट देती है। अंतिम दृश्य, न्यायाधीश का आगमन। परिवार शानदार कपड़ों में भव्य समारोह में पहुंचता है। सोचते हैं भगवान जैसा सम्मान मिलेगा। अचानक दरवाजा खुलता है। लाल जोड़े में अद्भुत आभा के साथ आन्या